रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 है और अब हम चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जर्नल। और ये सेक्शन 26 से 29 हम लोग जो है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सेक्शन 26 है, कहता है एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू ऑल आर्बिट्रेशंस। ठीक है, अच्छा, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू ऑल आर्बिट्रेशन से मुराद ये नहीं है कि कोई ऐसी आर्बिट्रेशन जिसका आर्बिट्रेशन एक्ट में जिक्र नहीं है। नो 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 नो। देखिए, हमने आर्बिट्रेशन एक्ट की कितनी टाइप पढ़ी हैं? हमने उसकी बेसिकली दो टाइप पढ़ी हैं। एक है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट चैप्टर 2, और फिर आगे विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वेयर नो सूट लाइज, यानी विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के आगे फिर दो टाइप्स हैं, चैप्टर 3 और 4 उससे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल आर्बिट्रेशंस का मतलब ये है कि ये जो प्रोविजंस आप पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर 2 पे भी अप्लाई करेंगी, ये चैप्टर 3 पे भी अप्लाई करेंगी, ये चैप्टर 4 पे भी अप्लाई करेंगी। यहाँ पे इसका ये मतलब है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कि जहाँ पे एक्ट खुद कह दे कि नहीं भाई ये चीज़ जो है वो चैप्टर 5 से हट के होगी, तो उसके अलावा अदरवाइज़ ये चैप्टर जो है वो सारी प्रोविजंस के ऊपर क्या करेगा, सारी किस्म के आर्बिट्रेशंस के ऊपर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। यहाँ क्रक्स ये है कि जो चैप्टर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं ये बाकी सारे चैप्टर्स के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी, अब सेक्शन 26 ये है अवार्ड टू सेट आउट रीजंस। द आर्बिट्रेटर और एम्पायर शैल स्टेट इन द अवार्ड द रीजनिंग फॉर अवार्ड इन सफिशिएंट डिटेल टू इनेबल टू कोर्ट टू कंसीडर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ द अवार्ड। देखिए, जो आर्बिट्रेटर का अवार्ड डिसीजन है दैट मस्ट नॉट बी स्केची, आर्बिट्रेरी, फैंसीफुल। ठीक है, दैट मस्ट बी स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन दैट मस्ट बी विद रीजनिंग। तो यहाँ पे जो है रीजंस फॉर अवार्ड इन सफिशिएंट डिटेल टू इनेबल द कोर्ट, इसका मतलब ये है कि उसने वो रीजनिंग भी देनी है जिससे पता चले कि वाकई उसने जो है वो ठीक फैसला किया है। अगर उसने वो फ़र्ज़ करें रीजनिंग नहीं दी तो उसका मेयरली उसका जो फैसला है वो फिर स्टैंड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर उसका फैसला जो है कोर्ट समझती है वो नहीं, उसने 26A के मुताबिक रीजनिंग नहीं लिखी, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? तो याद करें, हमने वो पढ़ा था ना सेक्शन 16 और 17। सेक्शन 15 में क्या था, वो मॉडिफाई कर सकती थी कोर्ट, और 16 में क्या कर सकती थी, रिमिट कर सकती थी, रिमांड कर सकती थी। ठीक है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसको रिमिट कर सकती है, या क्या कर सकती है, उसको अपहेल्ड कर सकती है, या क्या कर सकती है, आगे हम जाके सेक्शन 30 में पढ़ेंगे, उसको सेट असाइड कर सकती है। उसको क्या कर सकती है, अगर वो स्पीकिंग नहीं है तो उसको सेट असाइड कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। कहता है वेयर द अवार्ड डज नॉट स्टेट द रीजंस इन सफिशिएंट डिटेल द कोर्ट शैल रिमिट द अवार्ड टू द आर्बिट्रेटर और एम्पायर एंड फिक्स द टाइम विद इन विच द आर्बिट्रेटर एम्पायर शैल सबमिट द अवार्ड टुगेदर विद द रीजन इन सफिशिएंट डिटेल। लो जी, अगर उसका ऑर्डर स्पीकिंग नहीं है तो कोर्ट क्या करेगी, उसको रिमांड करेगी, वही सेक्शन 16 के तहत कि भाई आप इसका दोबारा डिसीजन करो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी टाइम सो फिक्स में बी एक्सपेंडेड बाय सबसीक्वेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ताहम कोर्ट वो टाइम को क्या कर सकती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम जो उसको दिया है फैसले के लिए, उसको क्या कर सकती है, उसको यहाँ तो लिखा है ना फिक्स द टाइम, और नीचे लिखता है उस टाइम को कोर्ट क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, any award remitted under shall become void on the failure of the arbitrator or umpire to submit it in accordance with the direction of the court। ले जी,
अगर उन्होंने अब की बार जो है कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक नहीं दिया, अवार्ड जारी किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, उसको वाइड डिक्लेयर कर सकती है। उसको क्या डिक्लेयर कर सकती है, वाइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद सेक्शन 27 है पावर ऑफ आर्बिट्रेटर टू मेक एन इंटरम अवार्ड। पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक एन इंटरम अवार्ड। अच्छा, ये क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि दो पार्टीज़ ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम अपना जो गार्डियनशिप का जो मैटर है वो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करवाएंगे। फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। हम स्ट्रिक्टो सेंस इसमें नहीं जाते कि आर्बिट्रेटर वो मैटर सुन सकता है या नहीं, पार्टियों ने एग्रीमेंट कर लिया है। अब आर्बिट्रेटर के पास दो इशू हैं, एक तो फाइनल कस्टडी किसको देनी है और दूसरा इंटरम कस्टडी किसको देनी है। तो वो इंटरम कस्टडी को भी डिसाइड कर सकता है कौन, आर्बिट्रेटर। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटरम अवार्ड। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि एक वापडा का केस चला गया आर्बिट्रेशन के पास, तो मीटर डिसकनेक्ट है, तो अगर वो उसको वक्ती तौर पे उस कनेक्शन को बहाल करने का ऑर्डर कर देती है, आर्बिट्रेटर कर देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरम अवार्ड। क्या बोलेंगे, इंटरम अवार्ड। Power of the arbitrator to make an interim award unless a different intention appear in the arbitration agreement, the arbitrator or umpire may, if they think fit, make an interim award. All references in this act to an award shall include references to an interim award made under the subsection 1। ठीक है, तो जो रेफरेंसेस फाइनल अवार्ड के लिए आएंगे उसमें वो रेफरेंसेस भी शामिल होंगे जो कि जिनकी बुनियाद पे इंटरम अवार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद है पावर ऑफ द कोर्ट टू इन लार्ज टाइम फॉर मेकिंग अवार्ड। द कोर्ट मे थिंक फिट वेदर द टाइम फॉर मेकिंग द अवार्ड हैज़ एक्सपायर्ड और नॉट एंड वेदर द अवार्ड हैज़ बीन मेड और नॉट इन लार्ज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर मेकिंग द अवार्ड। ले जी, कोर्ट क्या कर सकती है, वो अवार्ड को जो है वो क्या करती है, द कोर्ट उसका टाइम एक्सटेंड कर सकती है अवार्ड को बनाने के लिए। ठीक है, द कोर्ट में इफ थिंक वेदर टाइम फॉर मेकिंग द अवार्ड हैज़ एक्सपायर्ड और नॉट, चाहे उसका जो टाइम पीरियड था वो भी एक्सपायर हुआ है या नहीं, एंड वेदर द अवार्ड हैज़ बीन मेड और नॉट नाउ। देखिए, अवार्ड बन जाना एक और चीज़ है, और उसके बाद उस अवार्ड के बाद पार्टीज़ को नोटिस देना और उस पर फिर प्रोसीडिंग होना, वो एक अलग चीज़ है। तो चाहे टाइम ऑलरेडी दिया हुआ टाइम एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ, चाहे अवार्ड जारी हो गया है या नहीं हुआ, कोर्ट उसके टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। सबसेक्शन 2 है एनी प्रोविजन इन एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वेयर बाय द आर्बिट्रेटर और एम्पायर मे एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी एग्री इन लॉज द टाइम ऑफ मेकिंग द अवार्ड शैल बी वाइड एंड नो इफेक्ट, इट इज़ वेरी मैंडेटरी। देखिए, आर्बिट्रेशन एक्ट का हमने बेसिक पर्पज़ क्या बताया था, टू डिसाइड द कंट्रोवर्सी एक्सपीडिशियसली थ्रू आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो जो आर्बिट्रेटर हैं उनको ओपन हैंड नहीं दिया जा सकता कि वो फॉर एवर उसको लेके बैठे रहें। तो उसका क्या तरीक़ेकार है कि या तो कोर्ट उस टाइम को एक्सटेंड करे, कोई पार्टी कोर्ट से एक्सटेंड करवा ले, या पार्टीज़ की कंसेंट के साथ वो टाइम एक्सटेंड हो जाए। और अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर क्या होगा, फिर वो वाइड हो जाएगा। याद है जब हमने सेक्शन 3 पढ़ा था तो हमने उसके साथ शेड्यूल 1 भी पढ़ा था, तो आपको याद होगा शेड्यूल 1 में लिखा था कि अगर एग्रीमेंट के अंदर टाइम लिखा है कि इतनी देर में डिसीजन होगा, उसका आर्बिट्रेटर डिसीजन करेगा, तो वो टाइम प्रिवेल करेगा। नहीं तो 4 मंथ में, ये MCQs भी आ सकता है, नहीं तो 4 मंथ में वो क्या करेगा, फैसला करने का पाबंद होगा। लेकिन अगर वो 4 मंथ गुजर गए हैं तो उस सूरत में या पार्टीज़ की कंसेंट के साथ टाइम एक्सटेंड हो सकता है या कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है, अदरवाइज वो
जो प्रोसीडिंग है वो क्या हो जाएगी, वो अवॉइड हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कहता है एनी प्रोविजन इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वेयर बाय द आर्बिट्रेटर और एम्पायर में except with the consent of the enlarge the time for making the award shall be void and of no effect। जहाँ पे वो खुद अपना टाइम एक्सटेंड करेंगे वहाँ पे वो प्रोविजन क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है interest on award where and in so far as an award is for the payment of money the court may decree order interest from the date of decree at such rate as the court deem reasonable to be paid on principal sum as adjusted by award and confirmed by the decree। बहुत ईजी, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 30। होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।